संजय तान्या पार्ट लास्ट। राहुल संजय जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच गए। तान्या का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पूजा दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। संजय हॉस्पिटल में एक चेयर पर अपनी आंखों को बंद करके बैठा था। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही दादी ने संजय को देखा, वो दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने संजय के कंधों पर हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही संजय की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी दादी से लिपटकर रोने लगा। उसको यूं बच्चे जैसा रोता देख दादी का भी कलेजा फटने सा हो गया। दादी ने संजय के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोली, रोती नहीं मेरे बच्चे, तान्या को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख मेरे बच्चे। भगवान इतनी निर्दयी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, वो उस मासूम के साथ कुछ नहीं करेगा। दादी की बात सुनकर संजय बोला, नहीं दादी, वो ऊपर वाला बहुत निर्दयी है। उसने तो मुझसे और तान्या से सब कुछ बस छीना ही है। फिर पहले हमारे माँ बाप, अब हमारा बच्चा। ये सुनकर तो दादी के भी सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चा? तो क्या तान्या प्रेग्नेंट थी? ऐसा था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उसे बाहर जाने की इजाज़त दी ही क्यों? अगर मैं जानती तो मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। राहुल और पूजा दोनों एक दूसरे के पास ही अपने अपने हाथों को बांधे खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। सारे लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, उनकी इंजरी ज़्यादा गहरी नहीं थी, अब वो सेफ हैं। सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। संजय डॉक्टर से उसके बेटे के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उनसे कुछ भी पूछे। वो निराश नहीं होना चाहता था। तभी डॉक्टर ने कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये बोलते समय डॉक्टर की आवाज़ थोड़ी सी धीमी और निराश भरी लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हालांकि हमने उनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप उनको जल्दी से जल्दी एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। आप कल उन्हें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें वहां भेजने के सारे इंतज़ाम कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर दादी उनको धन्यवाद देती हैं। डॉक्टर संजय से पूछता है, डॉक्टर क्या मैं उसे देख सकता हूँ? एक बार डॉक्टर ने संजय को देखा और हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। संजय थोड़ा सा स्माइल करता है और तान्या के कमरे में जाता है। वो उसके पास जाता है और उसको प्यार से देखता है। संजय ने तान्या के सर पर अपने हाथों को फेरते हुए बोला, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। आज फिर एक बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी गलती की वजह से तुमने हमारा बच्चा खो दिया। ये बोलते हुए संजय की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो तान्या के हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है और आगे बोलता है, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं अपने बच्चे की मौत का बदला लेकर रहूँगा। मैं अमीशा को मौत से भी बदतर सज़ा दूँगा। उसने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी है, मैं उससे उसकी ज़िंदगी ही छीन लूँगा। ये बोलकर वो तान्या के हाथों को चूम लेता है और उसके पास ही बैठ जाता है। सभी लोग पूरी रात हॉस्पिटल में बिताते हैं। सुबह होते ही राहुल को एक कॉल आता है। राहुल कॉल रिसीव करता है। उस वक्त संजय भी राहुल के पास ही था। राहुल कॉल पर बात सुनकर थोड़ा बेचैन हो गया और बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं। संजय ने जब उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? राहुल बोला, वो अमीशा ने खुद को मारने की कोशिश की है। संजय ने जब ये सुना तो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अमीशा, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगोगी, तब भी मैं तुमको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। संजय ने तुरंत ही राहुल से वहाँ का एड्रेस लिया और वहाँ जाने के लिए निकलने लगा। तो राहुल ने कहा, भाई मैं भी चलता हूँ। संजय ने कहा, नहीं, तू यहीं रुक और दादी और तान्या का ध्यान रख। मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। संजय गुस्से में वहाँ से निकला। सुबह ही तान्या को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। दादी, तान्या और राहुल कार से एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल देते हैं। संजय जब अमीशा के पास पहुंचा तो अमीशा उसको देखकर डर गई और 4 कदम पीछे हो गई। संजय गुस्से में धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने अमीशा को घूरकर देखा और उसके गले को एक हाथ से पकड़ लिया और दीवार से लगाकर उसको ऊपर की ओर उठा दिया। अमीशा छटपटाने लगी। संजय ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मारने की? मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मरने दूंगा। तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। अमीषा बार बार संजय के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नाकामयाब ही हो पाई। संजय ने अचानक ही उसको छोड़ दिया। अमीषा ज़मीन पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। संजय वहाँ से मुड़कर जाने लगा तो वो हंसते हुए बोली, संजय तुम्हें क्या लगता है, क्या उसकी दुश्मन सिर्फ मैं ही हूँ? नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे मार देने से तुम्हारी तान्या बच जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। संजय ये सुनकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और झुककर उसने मनीषा के बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, और कौन है जो तान्या को मारना चाहता है? बोलो, बताओ बताओ मुझे, मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं आसान मौत दूंगा। ये सुनकर अमीषा हंसते हुए बोली, ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। देखो मुझे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की है? ये सुनकर तो संजय के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने अमीषा के बालों को और ज़ोर से खींचा और बोला, नाम बताओ उसका, कौन है वो, बताओ मुझे कौन है। अमीषा हंसी और बोली, संजय मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे जान की जान खतरे में है। उसकी जान जो लेना चाहती है वो तो मुझसे भी ज़्यादा नफरत करती है, तान्या से। अमीषा धीरे से संजय के कान के पास आती है और बोलती है, हॉस्पिटल चेंज मत करना वरना तुम्हारी जान को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो हंसते हंसते पीछे हो गई। संजय ने जोर से अमीषा के गाल पर चांटा जड़ दिया और उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, नाम बता उसका। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मेरे आदमी मजा ले तो नाम बताओ उसका। संजय की ये बात सुनकर अमीषा डर गई। वो डर से बोली, सनाया, वो तान्या को मारना चाहती है। वो उसके एम्बुलेंस को किडनैप करने वाली है। कल तुम्हारे आदमी मेरा फ़ोन मुझसे छीनना भूल गए थे। उसने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे तान्या के खिलाफ भड़काया था। उसने मेरा फ़ायदा उठाया था। ये बोलकर वो संजय के पैरों में गिर गई और बोली, संजय मुझे मारना है तो मार दो, पर मुझे उनके हवाले मत करो। संजय ने उसके हाथों से अपना पैर छुड़ा लिया और अपने आदमियों से कहा कि उसको जान से मार दे। ये बोलकर वो तुरंत अपने कार की तरफ भागा और उसने तुरंत राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल रिसीव किया। संजय घबराते हुए बोला, तान्या कहाँ है? राहुल ने जवाब दिया, हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं। वो आगे एम्बुलेंस में है। मैं, दादी और पूजा कार से उनके पीछे हैं। संजय ने कहा, क्या तुमने वहाँ सनाया को देखा है? अपने आसपास देखो ध्यान से। वो तान्या को मारना चाहती है। उसे पता है कि हम तान्या को शिफ्ट करने वाले हैं। वो कल हॉस्पिटल में ही थी। तुम्हें आज सुबह झूठी कॉल आई थी। तुम चौकन्ना रहना, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? राहुल ने कहा, हम बस पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, उसके बाद ही हॉस्पिटल में। पूरी नज़र रखूंगा, तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। संजय पूरी स्पीड से कार ड्राइव करता है। डर से उसका पसीना छूटने लगता है। वो खुद से ही बोलता है, नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वो और तेज़ कार की स्पीड कर देता है। राहुल पूरी तरह से सतर्क रहता है, लेकिन तुरंत ही एक कार साइड से स्पीड में आती है और एम्बुलेंस से टकरा जाती है। दूसरी तरफ खाई होने की वजह से एम्बुलेंस और वो कार दोनों ही खाई में गिर जाती हैं। राहुल और पूजा दोनों की सांसें ही रुक जाती हैं। दादी तो लगभग बेहोशी हो जाती हैं। तभी सामने से संजय की कार भी आ जाती है। वो भी जब ये नज़ारा देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगती हैं। 6 साल बाद संजय की कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी बन जाती है। अब कभी मुस्कुराता भी नहीं था। उसने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया था कि उसको किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं रहता था। दादी भी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। तान्या की मौत के बाद से वो बहुत बीमार रहने लगी थी। संजय भी खुद को मार डालना चाहता था, लेकिन दादी के लिए उसे जिंदा रहना पड़ा। और एक वजह ये भी थी कि उसे पता चला था कि जितने भी लोगों की लाश मिली थी उसमें से किसी भी लाश तान्या की नहीं थी। संजय को अब भी लगता था कि तान्या आज भी जिंदा है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा था। वो लगातार 6 सालों से तान्या की तलाश कर रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन संजय को पूरा यकीन था कि तान्या जिंदा है और उसके पास ज़रूर लौट के आएगी। राहुल ने पूजा से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वो लोग उससे मिलने हर वीकेंड पर आया करते थे। संजय जब उन बच्चों के साथ रहता तो अपनी सारी परेशानी भूल जाता था। वो उनको बहुत पसंद करता था।
राहुल से संजय की ये तकलीफ देखी नहीं जाती थी। उसने एक दिन संजय से कहा, भाई मुझे लगता है तुम्हें अब मूव ऑन करना चाहिए। जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती तो नहीं है। संजय ने जब राहुल के मुंह से इतना सुना तो उसने कसकर राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। राहुल ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, और क्या हुआ अगर वो नहीं मिली तो? तब क्या करेंगे आप? संजय ने गुस्से में कहा, तब मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। मैं जिंदा अभी तक इसीलिए हूँ क्योंकि दादी ने भी मेरे लिए यही किया था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब वो भी नहीं रहेंगे तो मैं भी अपनी तलाश खत्म कर दूंगा और अपने तान्या के पास चला जाऊंगा। राहुल अभी कुछ कहता तब तक पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो उसको लेकर वहाँ से चली गई। राहुल ने बाहर आते ही अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, तुमने मुझे क्यों रोका आगे कुछ भी बोलने से? मैं उनको यूं तकलीफ में जीता नहीं देख सकता। उन्होंने खुद की हालत पागलों जैसी कर ली है। मैं उनको ऐसा करते नहीं देख सकता। राहुल की आंखों में आंसू भर आता है। वो अपने मुंह को दूसरे तरफ करते हुए बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है पूजा। उनको इस हालत में देखकर, उनको इतना कमज़ोर मैंने कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो रोते हुए पूजा के गले लग जाता है। पूजा उसके पीठ को हल्के से सहलाती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ भी बोलने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनसे उनके जीने की एकमात्र वजह को भी छीन लो। वो तान्या को ढूंढने के बहाने ही सही, कम से कम जिंदा तो हैं। जिस दिन ये वजह उनसे छिन जाएगी वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए आज के बाद तुम उनसे कभी ऐसा फिर कुछ भी नहीं कहोगे। राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी संजय बच्चों को अपने बाहों में उठाए उनके पास आया और बोला, अगले वीकेंड वापस से ज़रूर आना। ये बोलकर वो वापस मुड़ने लगा तो राहुल संजय के गले लग गया और बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। संजय ने राहुल को खुद से दूर किया और बिना किसी भावना के बोला, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। संजय अपने रूम में गया। उसने वो शर्ट निकाली जिस पर तान्या की लिपस्टिक के निशान बने थे। उसको अपने हाथों में छूते हुए बोला, मेरी तान्या, सब लोग कहते हैं कि तुम अब जिंदा नहीं हो, लेकिन सब पागल हैं। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, यहीं हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम जहाँ हो, इंतज़ार करो। उसके बाद उसने उस शर्ट को वापस से अलमारी में रख दिया और नहाकर सो गया। 2 दिन बाद संजय के ऑफिस में संजय एक मीटिंग में था। अचानक से उसका फ़ोन रिंग किया। संजय ने कॉल देखा जिस पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। संजय के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। पिछले 6 सालों से जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता था तो संजय के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को थाम लिया और कांपते हाथों से उसने फ़ोन को उठाया। उसके कंपनी के सारे लोग ये बात जानते थे कि संजय को आज भी किसी कॉल के आने पर अपनी बीवी की खबर का इंतज़ार रहता है, इसलिए सब एकदम से शांत हो गए। संजय ने अपनी सांसों को थामा और उसने बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़के ने बहुत ही उत्सुकता से बोली, अरे वाह, कॉल लग गया दादा, जल्दी आओ। बस नंबर पर कॉल लग गया। संजय ने जब ये सुना तो वो निराश हो गया। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन तभी फिर से कॉल आया उसी नंबर से। संजय ने पहले सोचा कि वो कॉल कट कर दे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने कॉल उठा लिया और बोला, हेलो कौन? उधर से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हेलो साहब, हम राजू बोल रहे हैं। संजय को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये नंबर कैसे मिला आपको? वो बूढ़ा बोला, ये नंबर तो सोना ने दिया है। संजय गुस्से से बोला, कौन सोना? मैं किसी सोना को नहीं जानता, दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर वो फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी वो छोटी लड़की बोली, अरे साहब, पूरी बात तो सुनो, कॉल मत काटना। सोना नाम तो हमने उनको दिया है। वो कौन है ये तो हमको भी नहीं पता है। 6 साल पहले वो हमको मिली थी, पहाड़ी के किनारे पेड़ पर पड़ी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी थी। वो तो दादा की नज़र पड़ी। वो मेरी माँ को अस्पताल ले जा रहे थे, हम पैदा होने वाले थे ना, इसलिए तो उन्हें भी अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि वो कोमा में हैं। 3 साल तक कोमा में थी। एक दिन मैंने उनके हाथ को पकड़ा, पता नहीं क्यों मैंने उनको माँ कहा। जब मैंने माँ कहा तो उनकी उंगलियाँ हिलने लगी। वो होश में आ गईं। जब उनको होश आया तो उनको कुछ याद ही नहीं था। तब से वो मेरी माँ बनकर यही मेरे साथ ही रहती हैं। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने न जाने मेरी कॉपी पर ये नंबर लिख दिया। मैंने पूछा तो वो बोली कि उनको नहीं पता ये किसका नंबर है, बस उनको याद आया तो उन्होंने लिख दिया। मेरा मन किया तो मैंने भी मिला दिया।
मुझे क्या पता था कि नंबर लग जाएगा। इतना सुनते ही संजय अपने जगह पर खड़ा हो गया। उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी। वो उठा और खुशी से इधर उधर घूमने लगा। वो वहीं ज़मीन पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सांसें खुशी से फूल रही थी। उसने भागकर रमेश को गले से लगा लिया। रमेश तो हैरान रह गया। वहाँ खड़े सभी लोग एकदम शॉक में थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर संजय को हुआ क्या है, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इस पूरे समय वो लड़की अपनी बात को बोले जा रही थी और संजय सुने जा रहा था। उसने रमेश से रोते हुए कहा, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरी तान्या जिंदा है। ये बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। रमेश ने सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग हैरान थे और खुश भी। सभी लोग बाहर चले गए। रमेश ने उन लोगों से एड्रेस लिया और संजय से कहा, आपका विश्वास जीत गया सर, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। संजय और रमेश दोनों के ही आंखों में आंसू थे। रमेश ने प्राइवेट चॉपर की तैयारी करवाया और दोनों उसमें सवार होकर निकल गए। उसने निकलने से पहले उन लोगों को कॉल किया और कहा, हम लोग आ रहे हैं, 5 घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। उधर वो लड़की दौड़ते हुए गई और उस महिला से बोली, माँ नंबर लग गया है, वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। माँ तुम हमको छोड़कर चली जाओगी? सोना बोली, नहीं मेरी बच्ची, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लड़की और सोना दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। उधर संजय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेचैन हो रहा था, उसकी आंखें नम थी। आखिर वो वहां पहुंच ही गए। वो इलाका पहाड़ी के नीचे था। चारों तरफ पहाड़ ही थे। बीच में छोटा सा गांव था। किनारे से नदियां बह रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बड़े बड़े पत्थर थे और पूरे रास्ते में छोटे छोटे पत्थर भरे पड़े थे। अचानक से गांव में 2 चॉपर उतारने की आवाज़ आई। सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी करके कार की तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गाड़ी तो बहुत मुश्किल से ही देख पाते थे, लोग तो ये हेलीकॉप्टर था। उन्होंने ऐसी चीज़ कभी पास से नहीं देखी थी। सब लोग इकट्ठा हो गए और उस तरफ देखने लगे। संजय उसमें से नीचे उतरा, साथ में रमेश भी था और उसके 4 बॉडीगार्ड दूसरे चॉपर से उसके पीछे उतरे। जब सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी उसमें से उतरा है तो सबकी नज़रें फटी की फटी रह गई। लेकिन संजय की आंखें तो बस तान्या को ढूंढ रही थी। रमेश ने तुरंत राजू को कॉल लगाया। राजू वहीं था। वो डर से कांपता हुआ सामने आया। वो संजय के पास पहुंचा और बोला, साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हमको नहीं पता था वो इतने बड़े घर से है। संजय ने उसको गले से लगा लिया और बोला, ऐसा मत कहिए बाबा, आपने तो मेरी बीवी की जान बचाई है, बस अब मुझे उससे मिलवा दीजिए। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलता हूँ। ये बोलकर वो लोग गांव की तरफ चल दिए। अब संजय की धड़कनें और तेज़ हो गईं। उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। सभी लोग उसको मोहित होकर देखे जा रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर आदमी आज से पहले टीवी में ही देखा था। संजय तेजी से हल्का सा दौड़ते हुए तान्या से मिलने के लिए चला जा रहा था। वो उसको देखना चाहता था। वो उसको छूने के लिए बेताब था। उसको अपने बाहों में भरना चाहता था। उसके अंदर बहुत सी भावनाएं चल रही थी। राजू एक घर के सामने रुक गया और बोला, साहब वो अंदर है। रमेश को डर था कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, कहीं सर के जान को खतरा तो नहीं। वो अंदर जाकर पहले खुद देखना चाहता था, लेकिन संजय ने उसे रोक दिया और खुद ही अंदर की तरफ जाने लगा। वो घर बहुत छोटा था। संजय को अंदर झुककर जाना पड़ रहा था। उसके कदम अब बहुत भारी मालूम हो रहे थे। उसके मन में खुशी और निराशा दोनों भावनाएं चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अंदर की ओर गया। उसने दोनों कमरों में देखा, वो उसको नहीं दिखी। वो बेचैन हो गया। उसने बेचैनी से पूरे घर में दौड़ लगाई और हर तरफ देखने लगा। वो बार बार आवाज़ दे रहा था, तान्या तान्या तनु, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखी। वो राजू के पास गया और बोला, कहाँ है वो, कहाँ गई वो? तभी एक प्यारी सी छोटी लड़की आई और बोली, अंकल माँ तो नदी के किनारे भाग के गई है। जब मैंने उनको आपके आने के बारे में बताया तो वो डरकर नदी के किनारे भाग गई। राजू बोला, चलिए साहब मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन संजय ने कहा, नहीं आप यहीं रुकिए, मैं खुद अकेला ही जाऊँगा। वो दौड़ता हुआ नदी के किनारे की तरफ जाता है। आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको एक लड़की पतली सी लाल साड़ी में, उसके बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। वो बहुत ही डरी हुई थी।
उसने नदी की तरफ मुंह किया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी, धूप भी चमकीली सी हुई थी। संजय ने अपने कदम रोक लिए। उसने उस लड़की को पीछे से देखा। उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। वो एक एक कदम चलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने उस लड़के को आवाज़ दी, तान्या, तान्या। जब उस लड़की ने तान्या नाम सुना तो उसको कुछ जाना पहचाना नाम लगा। उसके दिमाग में कुछ यादें दौड़ गईं। उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसने मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी दिखाई दिया। उसने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके दिमाग में बहुत सारी यादें घूमने लगी और वो बेहोश होने वाली थी। जब संजय ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने आप ही उसके कदम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसको नीचे गिरने से बचा लिया। उसने उसको अपने गले से लगा लिया। वो बोला, तान्या, मेरी तान्या, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सब मुझसे कहते थे कि तुम मर गई, लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुम जिंदा हो। उसने तान्या के होश में आने का इंतज़ार भी नहीं किया और वहीं पर नीचे बैठ गया और तान्या को अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह घूमने लगा। उसने तान्या को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। आधे घंटे तक रोने और उसको चूमने के बाद उसको ध्यान आया कि वो अभी बेहोश है। उसने तुरंत ही उसको गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गया और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। तान्या को होश आया। तान्या ने होश में आते ही संजय का चेहरा अपने सामने देखा। उसने कांपते हाथों से संजय का चेहरा छुआ और बोली, संजय, आप आ गए। संजय ने जब अपना नाम तान्या के मुंह से सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। संजय और तान्या ने बहुत देर तक एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें की। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तान्या और संजय ने उस प्यारी बच्ची को गोद ले लिया। संजय ने राजू और बाकी गांव वालों की बहुत मदद की। उनके गांव की सभी समस्याओं को दूर कर दिया। 2 साल बाद संजय और तान्या को एक बेटा हुआ। तान्या ने एक बार फिर से फैशन वर्ल्ड में वापसी की और फेमस हो गई। दादी गुजर गई। संजय और तान्या हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताया। तो दोस्तों, ये थी संजय और तान्या की प्यार की कहानी। आपको ये मेरी सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।